सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 दोनों को पढ़ने वाले हैं और ये बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले गद्य एवं पद्य का स्वतंत्र लेखन। तो गद्य क्या होता है, पद्य क्या होता है, बहुत ही आसान सी भाषा में मैं आपको बताती हूँ। पद्य जो होता है वो पद्यांश या काव्य होता है। जो आप कविताएं देखते हो, जो आप दोहे देखते हो, छंद देखते हो, ये सब काव्य में आते हैं, पद्य में आते हैं। और जो गद्य होता है, जैसे हिंदी लिखी हुई है, कोई कहानी लिखी हुई है, इस तरीके से यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ है, कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, तो ये गद्य कहलाता है। ठीक है। अब गद्य एवं पद्य का स्वतंत्र लेखन। स्वतंत्र लेखन का मतलब है कि अपने विचारों को खुल करके कैसे हम लिख करके व्यक्त कर पाए, यही होता है स्वतंत्र लेखन। तो स्वतंत्र लेखन का अर्थ यहाँ पर हम देखेंगे। स्वतंत्र लेखन का अभिप्राय ऐसे लेखन से है जिसमें छात्र किसी भी प्रकार की बाधा या पूर्वाग्रह से मुक्त होकर लेखन करते हैं। जब हम अपने विचारों तथा भावों को लिखकर अभिव्यक्त करते हैं तो उससे लेखन कौशल तथा लिखित अभिव्यक्ति कहा जाता है। अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जब हम निबंध लिखते हैं। जब हम निबंध लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक है निबंध लेखन के लिए पर्यावरण प्रदूषण। तो पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर हम बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। इसी के अंतर्गत जल प्रदूषण भी आ जाएगा, मृदा प्रदूषण भी आ जाएगा, अब सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। किस तरीके से, अब वही बच्चा आप देखेंगे, अगर एक ही कक्षा में 30 बच्चे हैं तो 30 के 30 बच्चे जब इस पर निबंध लिखेंगे पर्यावरण प्रदूषण पे, तो वो अलग अलग प्रकार से शुरू करेंगे। कोई बच्चा पहले वायु प्रदूषण से शुरू कर देगा, कोई बच्चा पहले उसमें हेडिंग डालेगा कि जल प्रदूषण, कोई उसमें डाल करके लिखेगा कि मृदा प्रदूषण किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से हम केमिकल्स का प्रयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से मिट्टी जो है हमारी वो बहुत ही बेकार हो जा रही है, जिसमें केमिकल भर जा रहा है और वो हमारे खाने में आ रहा है। तो इस तरीके से, और कोई बच्चा पहले जल प्रदूषण के बारे में ही शुरू कर देगा कि किस तरीके से नदियों में जो नदियां हैं किस तरीके से हमारी प्रदूषित हो रही है, किस तरीके से हम नालियों के पानी को ले जा करके हम गंगा जी में, या फिर ये कहें कि नदी में डाल दे रहे हैं, और इस तरीके से जो नदियों का पानी है वो प्रदूषित हो जा रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे जो तरीके हैं निबंध लिखने के वो बहुत सारे। तो इसमें क्या करते हैं, बच्चे स्वतंत्र महसूस करते हैं, वो अपने मन से इसमें अपने भावों को लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको स्वतंत्रता होती है कि वो अपने मन के विचारों को स्पष्ट रूप से निबंध के माध्यम से लिख दें। ठीक है। इसी प्रकार से अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको माँ के बारे में निबंध दे दिया गया, या मेरा स्कूल के बारे में, तो हर बच्चा अपने स्कूल के बारे में अलग अलग तरीके से शुरू करेगा। कोई बच्चा इस तरीके से शुरू करेगा कि मेरे विद्यालय का नाम ये है, मेरे स्कूल में इतने टीचर्स हैं। कोई बच्चा शुरू में ही लिख देगा कि मेरे स्कूल की बिल्डिंग इस तरीके की है और मेरे स्कूल में पानी की व्यवस्था है, किस तरीके से क्या क्या चीजें हैं, चारदीवारी है। तो अलग अलग प्रकार से, क्योंकि सारे बच्चों की सोच क्या होगी, अलग अलग होगी। तो इस तरीके से बच्चे क्या करेंगे, अलग अलग प्रकार से क्या करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे अपनी भाषा में, एकदम स्वतंत्र होकर के। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्वतंत्र लेखन क्या है। अब देखिए इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो विभिन्न सामाजिक एवं मानवीय पक्षों से ये जुड़ा हुआ लेखन होता है। यानी कि सामाजिक पक्ष कैसे हुए, मानवीय पक्ष कैसे हुए, तो हमारा जो समाज है हम ही लोगों से तो मिलकर के बना हुआ है, और इस समाज में हम रह रहे हैं, तो चाहे पर्यावरण प्रदूषण हो, चाहे जनसंख्या विस्फोट हो, ये सारी चीजें हमसे ही तो जुड़ी हुई हैं, इन सबका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है। इसी प्रकार से सुदृढ़ एवं सुस्पष्ट भाषा शैली, ये भी विशेषता होती है स्वतंत्र लेखन की। गुणवत्ता एवं तटस्थता ये भी होती है। अनुभवी लेखन होता है, यानी कि हम जब भी निबंध लिखते हैं या कोई भी चीज लिखते हैं इस तरीके की, तो हमारे जीवन का जो अनुभव होता है वही काम आता है। इसमें दबाव रहित होता है, यानी कि किसी प्रकार से किसी के प्रेशर में आकर के हम नहीं लिखते हैं। वातावरण अनुकूल एवं समयानुकूल लेखन होता है। स्पष्ट एवं स्वच्छ लेखन शैली होती है इसमें। अब देखिए स्वतंत्र लेखन की शिक्षण विधि, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए अभिनय प्रणाली दिया है। तो अभिनय प्रणाली में आता है शब्दार्थ कथन विधि, बाल गीत तथा नाट्य विधि। यानी कि किस तरीके से हम अभिनय करके, लोग एक्टिंग करके भी क्या करते हैं, अपने मन के भावों को, विचारों को प्रकट करते हैं। प्रश्नोत्तर प्रणाली भी है। प्रश्नोत्तर के माध्यम से भी हम अपने मन के भाव विचारों को प्रकट करते हैं। टीचर से क्वेश्चन पूछते हैं क्लास में, और फिर टीचर्स भी बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं। व्याख्या एवं कथात्मक प्रणाली, तो टीचर्स क्या करते हैं, व्याख्या भी करते हैं, कोई चीज पढ़ाते हैं अगर बच्चों को नहीं समझ में आता है, और बीच में कथा या कहानियां भी सुनाते हैं। तो ये भी चीज हो जाएगी। इस तरीके से हम इसकी क्या कर सकते हैं, जैसे टीचर सुना रहे हैं कोई चीज, तो उसको हम अपनी भाषा में लिख भी तो सकते हैं। कहानी को, अगर वो कोई कथा या कोई कहानी सुना रहे हैं,
तो उसको हम अपनी भाषा में स्वतंत्र रूप से लिख भी सकते हैं। व्यास प्रणाली, तुलना प्रणाली, वार्तालाप विधि, चित्र विधि द्वारा, आदर्श प्रणाली और रसास्वादन प्रणाली। तो ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? अभिनय प्रणाली के अंतर्गत आती हैं। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि स्वतंत्र लेखन क्या होता है, किसे कहते हैं। यानी कि अपने मन के भावों के विचारों को जब हम बिना किसी दबाव के, बिना किसी भी प्रेशर के हम क्या करते हैं, उसको स्पष्ट रूप से अपनी भाषा में लिखते हुए जाते हैं, तो वही क्या कहलाता है? स्वतंत्र लेखन कहलाता है। अब हम दोस्तों आते हैं चैप्टर नंबर 4 पर। आपने देखा चैप्टर नंबर 3 कितना छोटा था। अब चैप्टर नंबर 4 हम देखते हैं। तो कर्ता कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन, तत्सम तद्भव देशज, रूपों का परिचय, सरल संयुक्त तथा मिश्रित वाक्य, वाक्यांश हेतु एक शब्द का प्रयोग, ये सब चैप्टर नंबर 4 में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कर्ता किसे कहते हैं? जो काम को करने वाला होता है वही कर्ता होता है। जैसे राम बाजार जाता है, तो राम बाजार जाता है में राम क्या होगा? कर्ता होगा। तो यहाँ पर देखिए कर्ता किसे कहते हैं? सबसे पहले यही है। तो जो संज्ञा शब्द अपना कार्य करने हेतु किसी के अधीन नहीं होता उसे हम कर्ता कहते हैं। इसमें प्रथमा विभक्ति तथा चिन्ह ने का प्रयोग होता है। कुछ वाक्यों में चिन्ह का प्रयोग नहीं भी रहता है। वहां पर कर्ता की पहचान करने के लिए क्रिया में कौन लगाकर प्रश्न करते हैं। जो उत्तर आता है वही कर्ता होता है। जैसे कि वह पढ़ता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि अगर हमें समझ में नहीं आ रहा सेंटेंस में कि कर्ता कौन है, तो हम क्रिया से कौन पूछेंगे। तो पढ़ता है, पढ़ना क्या है? क्रिया है, वर्ब है। इसको इंग्लिश में क्रिया को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। तो पढ़ना अगर क्रिया है तो यहाँ पर क्रिया से हम पूछ रहे हैं कौन पढ़ता है? वह पढ़ता है, तो वह क्या हो गया? कर्ता हो गया। खेलता है, खेलना क्या है? क्रिया है। कौन खेलता है? राम खेलता है, तो राम क्या हो गया? कर्ता हो गया। तो अगर सेंटेंस में या वाक्य में समझ में नहीं आ रहा कर्ता कौन है, तो हम क्रिया से क्या पूछ लेंगे। जैसे ही क्या पूछेंगे तुरंत हमें कर्ता मिल जाएगा। मोहन जाता है, तो जाता, जाना क्या हुआ? क्रिया हुई। कौन जाता है? मोहन जाता है, तो यहाँ पर मोहन कर्ता हो गया। वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी, तो यहाँ पर वाल्मीकि क्या हो गए? कर्ता हो गए। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा की शिक्षा दी, तो यहाँ पर गांधी जी यहाँ पर क्या हो गए? कर्ता हो गए। अब इसका स्पष्टीकरण यहाँ पर दिया हुआ है। तो उपयुक्त वाक्यों में कर्ता एवं क्रियापदों का प्रयोग हुआ है। इसकी पुष्टि हेतु इन वाक्यों पर कौन प्रश्न करके कर्ता की पहचान की जा सकती है। अब कर्म क्या है? जिस वस्तु पर क्रिया का काम का फल पड़े वह कर्म कहलाता है। इसमें विभक्ति चिन्ह को का प्रयोग किया जाता है। जैसे तालिबानियों ने पाकिस्तान को रौंद डाला, मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया। तो कर्म के आधार पर जो क्रिया के भेद होते हैं यहाँ पर हम अब उनको देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले सकर्मक क्रिया के बारे में देखेंगे, फिर अकर्मक क्रिया के बारे में। तो सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिन क्रियाओं के साथ कर्म की अपेक्षा होती है उन्हें हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्रिया के साथ क्या या किसकी, किसे प्रश्न करने पर कुछ उत्तर मिले तो क्रिया सकर्मक होती है। कोई उत्तर ना मिले तो क्रिया अकर्मक होती है। वीणा पत्र लिखती है, तो यहाँ पर भी वही चीज, अगर क्रिया से हम पूछेंगे, क्रिया से क्या या किसको, किसे प्रश्न करेंगे तो कुछ उत्तर मिलेगा, तो वह क्या होगी? सकर्मक क्रिया होगी। तो वीणा पत्र लिखती है, तो पत्र कौन लिखती है? वीणा लिखती है। राधा गीत गाती है, कौन गीत गाता है? राधा। फिर राम खाना खाता है, कौन खाता है खाना? राम खाता। अगर उत्तर हमें मिल रहा है क्रिया से प्रश्न करने पर, तो ये सारे के सारे क्या होंगे? सारे के सारे वाक्य सकर्मक होंगे। तो यहाँ पर कर्म कारक का चिन्ह नहीं है, फिर भी कर्म के होने की संभावना है। अब अकर्मक क्रिया क्या होता है? अकर्मक क्रिया जिस क्रिया का कोई कर्म ना हो और उसके कार्य व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता हो। जैसे राधा सोती है, श्याम जाग रहा है, बच्चा रात भर रोता रहा। तो जिसमें क्रिया का कोई कर्म ना हो और उसके कार्य व्यवहार का फल कर्ता पर ना पड़े, तो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। वह 7वीं कक्षा में पढ़ती है, वह नित्य खेलता है। अब स्पष्टीकरण, इन वाक्यों में क्रिया सोती है, जाग रहा है का फल सीधे कर्ता राधा, श्याम, बच्चा पर पड़ता है। ये अकर्मक क्रियाएं हैं। पढ़ना, खेलना सकर्मक क्रियाएं होती हैं। याद रखिएगा, पढ़ना और खेलना ये सकर्मक क्रियाएं हैं। किंतु ऊपर के वाक्य में जो क्रियाएं हैं यहाँ पर
वो सब आकर्मक के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। तो क्या, किसे, किसको आदि प्रश्नों द्वारा इनका उत्तर नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर हम वाक्य के भेद भी पढ़ लेते हैं। तो वाक्य के जो भेद है वो 3 होते हैं, सामान्य वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो सामान्य वाक्य में देखिए, आकांक्षा पुस्तक लिखती है, इस वाक्य में आकांक्षा का एकमात्र उद्देश्य एवं एकमात्र उद्देश्य क्या है, पुस्तक लिखने का। यह क्या है, एक विषय है। किसी वाक्य में यदि केवल एक उद्देश्य और केवल एक ही विधेय होता है तो उसे सामान्य अथवा साधारण वाक्य कहते हैं। तो इस पूरे के पूरे सेंटेंस में आकांक्षा पुस्तक लिखती है, केवल एक काम हो रहा है, आकांक्षा का एकमात्र उद्देश्य है पुस्तक लिखने का, कि वो पुस्तक लिखती रहे। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें केवल एक उद्देश्य और केवल एक विधेय है, इसीलिए ये क्या हो गया, सामान्य वाक्य हो गया। अब मिश्रित वाक्य क्या होता है, चलिए ये देख लेते हैं। तुम्हें जल्दी जाना चाहिए ताकि तुम्हारी ट्रेन न छूट जाए। तो उक्त वाक्य में 2 सामान्य वाक्य हैं। आप देखिए इसमें 2 वाक्य हैं, तुम्हें जल्दी जाना चाहिए ताकि तुम्हारी ट्रेन छूट ना जाए, ये दूसरा हो गया यहाँ से ताकि से। तो तुम्हें जल्दी जाना चाहिए ताकि तुम्हारी ट्रेन ना छूट जाए। तो ये 2 सेंटेंस हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 सामान्य वाक्य हैं। प्रथम तुम्हें जल्दी जाना चाहिए और दूसरा है तुम्हारी ट्रेन न छूट जाए। तो पहला सामान्य वाक्य है, दूसरा क्या है, इसी के ऊपर आश्रित है। तुम्हें जल्दी जाना चाहिए, क्यों जल्दी जाना चाहिए, ताकि तुम्हारी ट्रेन छूट न जाए। तो यहाँ पर ये दूसरा वाला क्या है, आश्रित वाक्य है। जिस वाक्य में मुख्य वाक्यांश सामान्य हो तथा एक अथवा एक से अधिक उपवाक्य हो उसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। अर्थात उपरोक्त क्या है, ये मिश्रित वाक्य है। अब संयुक्त वाक्य क्या होता है, चलिए ये भी देख लेते हैं। संयुक्त वाक्य बहुत सिंपल होते हैं। वर्षा हो रही है और सड़कों पर पानी भर गया। तो जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं वे और, तथा, अथवा, परंतु, किंतु, लेकिन, तथापि, यद्यपि, बल्कि, अतः, अगर ये सब आते हैं सेंटेंस में, इन सब से अगर सेंटेंस जुड़े होते हैं, जैसे यहाँ पर और लगा है, इसी प्रकार से किंतु, परंतु, तथापि, यद्यपि, ये सब अगर आते हैं तो क्या हो जाता है, संयुक्त वाक्य हो जाता है। इसीलिए इत्यादि से इसको हम जोड़ते हैं और उससे संयुक्त वाक्य कहते हैं। उपरोक्त वाक्य संयुक्त वाक्य है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सारी चीजें अच्छी लग रही होंगी दोस्तों। और आपको ऑलरेडी आपको पता है कि मैं शुरू से पढ़ा रही हूँ। आपका ये 3rd सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट ऑलरेडी मैं पहले ही बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। हिंदी भी यहाँ पर मैं कंप्लीट कर दे रही हूँ। सारे के सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। हर विषय की मास्टर क्लास के लिंक, क्लासेस की लिंक मिल जाएगी। और अगर आप हर विषय के नोट्स चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको हर विषय के नोट्स मिल जाएं, हैंड रिटन नोट जो मैंने खुद अपने हाथों से लिखकर बनाए हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे आपका संस्कृत हो, चाहे साइंस हो, चाहे यहाँ पर हिंदी तो आप देख ही रहे हो, चाहे आपका फर्स्ट पेपर शैक्षिक मूल्यांकन हो, चाहे समावेशी शिक्षा हो, सारे विषयों को लिख करके मैंने बनाया है। और ये नोट्स जो है आपको मिलेंगी टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप पर। टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और आपको अगर कोई समस्या आ रही है ऐप को डाउनलोड करने में, आगे का प्रोसेस कैसे होगा, तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, 7705 95 45 49। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और सारे के सारे डाउट्स को भी क्लियर करके अपना ऐप डाउनलोड करने के बाद आप उसको अच्छे से सारे विषयों को वहां पर देख सकते हैं। सारे विषयों के नोट्स तो आपको मिलेंगे ही। राजन सीरीज और पवन सीरीज की भी सारी वीडियोस की PDF हम देते हैं, तो अलग से आपको सीरीज भी नहीं खरीदनी पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी, ऐप की भी लिंक मिल जाएगी दोस्तों। तो सारे विषयों को देखते रहिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से ऐसे ही बने रहिए और आपके लिए ढेर सारे वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे और आपकी तैयारी को ऐसे ही बेहतर बनाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।